हाँ तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना क्या है? संविधान की प्रीएम्बल। देखिए, जब हमारा संविधान बनाया गया था तो उस संविधान में एक प्रस्तावना रखी गई थी, और ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना एक्चुअल में है क्या चीज़? तो हम यहाँ दो तीन बात कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अब प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा जो संविधान बनाया गया है, उस पूरे संविधान में जो बातें लिखी गई है, उन बातों का सार, वो सार संविधान की प्रस्तावना में पाया जाता है। दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि ये प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना संविधान का दार्शनिक आधार है। दार्शनिक आधार का मतलब क्या है कि जब हमारे संविधान का निर्माण किया गया और उस समय हमने कौन से दर्शन को संविधान में शामिल किया, कौन कौन से आदर्शों को हमने संविधान में अपनाया, तो प्रस्तावना हमें यह बताती है कि प्रस्तावना संविधान का सार है, संविधान की आत्मा है, और संविधान के दार्शनिक आधार कौन कौन से हैं जिन्हें हमने प्रस्तावना में अपनाया है। अब प्रस्तावना जो है संविधान का सार है, आत्मा है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रस्तावना का एक एक शब्द इतना अधिक महत्वपूर्ण है, इतने गंभीर अर्थ देता है कि उसको समझना आवश्यक है। देखिए, हम बात करते हैं संविधान के पहले ही शब्द की, हम भारत के लोग। स्टार्टिंग यहीं से होती है, और ये क्या कह रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान किसके द्वारा बनाया जा रहा है? संविधान भारत के लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है। भारत आज़ाद हो गया, और आज़ादी के बाद में हमारे ऊपर, या हमने जो संविधान बनाया, उस संविधान में ब्रिटेन का कोई लेना देना नहीं है। हमें संविधान में क्या करना है, क्या जोड़ना है, कौन से प्रावधान रखने हैं, वो सारे भारत के लोगों के द्वारा तय किया जाएगा। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि जो संप्रभुता है, जो शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति की जिसे हम बात करते हैं, वो किसके पास में है? वो भारत के लोगों के पास में है। तो पहली बात, हम भारत के लोग। आगे, भारत को क्या बना रहे हैं हम? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या मतलब है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का ये शब्द, इसका मतलब है संप्रभुता, और संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। यानी अब भारत किसी का गुलाम नहीं है। इतने समय से भारत एक उपनिवेशवाद का शिकार था, अंग्रेजों का गुलाम था। अब हम आज़ाद हो गए हैं। भारत क्या है? एक सर्वोच्च शक्ति है। भारत के ऊपर किसी दूसरे देश का प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या आंतरिक और बाहरी किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अब भारत अपने आप में एक सर्वोच्च, एक इंडिपेंडेंट पावर बन चुका है। तो हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगली जो बात कर रहे हैं हम, अगला जो शब्द है वो है समाजवादी। समाजवाद का क्या मतलब होता है? समाजवाद एक विचारधारा है, और इस समाजवाद शब्द को हमने बाद में जोड़ा। जब हमारा मूल संविधान बनाया गया था तो उस मूल संविधान में समाजवाद को शामिल नहीं किया गया था, बाद में जोड़ा गया। समाजवाद पंथ निरपेक्षता, और पंथ निरपेक्षता के साथ साथ में एक और शब्द था, अखंडता। ये तीन शब्द बाद में जोड़े गए। और कब जोड़े गए? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में बाद में जोड़े गए। अब पहली बात तो ये प्रश्न पैदा होता है कि ये समाजवाद जो शब्द है वो बाद में क्यों जोड़ा गया? 1976 में ही क्यों जोड़ा गया, पहले क्यों नहीं जोड़ा गया? इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय हम भारत को किसी एक आर्थिक विचारधारा के साथ में
नहीं जोड़ सकते थे। भाई दो तरह की आर्थिक विचारधाराएं हैं, एक पूंजीवाद और दूसरा है समाजवाद। अब भारत के सामने समस्या यह थी कि हमको पूंजीवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर होना है या दूसरी बात समाजवादी व्यवस्था को साथ लेकर के चलना है। क्योंकि भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था और अगर हम इनमें से किसी एक व्यवस्था को संविधान में स्थान दे देते, प्रस्तावना में स्थान दे देते, तो उससे हमारा जो आर्थिक विकास था उसके ऊपर एक विपरीत असर पड़ता। कैसे पड़ता कि पूंजीवाद को अपना लेते तो एक वर्ग इस विचारधारा से खुश हो जाता और बाकी का जो वर्ग था, जो भारत की जो अधिकांश जनसंख्या आर्थिक गरीबी का शिकार थी, उस गरीबी से निपटना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया जाता तो जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग इस विचारधारा से खुश हो जाता, लेकिन चूंकि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम पूंजीवादी व्यवस्था को अपना करके ही कर सकते थे। तो कहने का मतलब हमको इसकी भी आवश्यकता थी और इसकी भी आवश्यकता थी, और दोनों में से हम किसी एक विचारधारा में बंधना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक विचारधारा में बंध जाते तो हमारे सामने एक नया संकट खड़ा हो जाता। ये तो अपने घरेलू लेवल की बात हुई। दूसरी बात, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बात करें तो उस समय शीत युद्ध चल रहा था और शीत युद्ध के वातावरण में दो महाशक्तियां, पूंजीवाद का समर्थक अमेरिका और इसका समर्थक सोवियत संघ, तो किसी एक विचारधारा को अपना लेते तो उससे यह लगता कि हमने किसी गुट की विचारधारा को अपने यहाँ लागू कर दिया है। तो ये जो चीज़ थी कि हमें पूंजीवादी व्यवस्था या समाजवादी व्यवस्था भारत में अपनानी है, इसके लिए हमने इसको आगे की सरकारों के ऊपर छोड़ दिया। और जब 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ दिया। हालांकि संविधान में समाजवाद है, लेकिन भारत पूर्णतया समाजवादी राष्ट्र नहीं है। और आपको पता होगा कि सन 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारत में आर्थिक सुधार लागू किए तो भारत ने एक समाजवाद से अलग हट करके एक अलग पूंजीवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर होना शुरू कर दिया। तो समाजवाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अपनाया गया। दूसरा शब्द आता है पंथ निरपेक्षता। ये पंथ निरपेक्षता का मतलब, पहले तो ये समझेंगे कि पंथ निरपेक्षता होती क्या है। देखिए, दो शब्द हैं, एक पंथ निरपेक्षता और दूसरा शब्द आता है धर्म निरपेक्षता, सेक्युलर। भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है। दोनों में क्या डिफरेंस है? भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है या भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है? मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत दोनों ही है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, जो धर्म निरपेक्षता की हम बात करते हैं तो इसमें हम केवल एक ही तत्व पर जोर देते हैं, धर्म के ऊपर जोर देते हैं, जबकि पंथ निरपेक्षता में धर्म तो शामिल है ही, इससे आगे बढ़ कर के हमारी जो आस्थाएं हैं, विश्वास है, मूल्य हैं, वो चीज़ें भी इसमें शामिल हो जाती है। तो भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है और पंथ निरपेक्षता में स्वतः ही धर्म निरपेक्षता ऑटोमेटिक शामिल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और पंथ निरपेक्षता में धर्म निरपेक्षता समाहित है, तो ऑटोमेटिक ही हम दोनों को शामिल कर लेते हैं। तो पंथ निरपेक्षता शब्द, और इसके बाद में आगे आएगा अखंडता शब्द। ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अब चलो हम आगे बात करते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट आगे का शब्द आता है लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? सीधा सा अर्थ है, लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन। अब भारत में सब कुछ जनता के हाथ में आ चुका है, सर्वोच्चता जनता को प्राप्त हो चुकी है। जनता की इच्छा अनुसार भारत में शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्षता लोकतंत्रात्मक
और अगला शब्द है गणराज्य, रिपब्लिक। गणराज्य का मतलब क्या है? गणराज्य का सीधा अर्थ है कि भारत का जो सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च पद कौन सा है? सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति भारत में निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं है। जैसा आप अगर ब्रिटेन को देखोगे तो ब्रिटेन में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति उसका राजा का है, सम्राट का है, और वो सम्राट क्या होता है? वंशानुगत होता है। तो ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, जबकि भारत क्या है? गणराज्य। क्यों है? क्योंकि भारत में सर्वोच्च पद जो राष्ट्रपति का है, और राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है, वो वंशानुगत नहीं होता है। अर्थात अब भारत एक गणराज्य बन चुका है। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब 3 तरह की बात कही गई है यहाँ पर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि देखिए, यहाँ लिखा हुआ है हम भारत के लोग, और यहाँ लिखा हुआ है नागरिक। तो यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते थे कि हम भारत के नागरिक, भारत को, या फिर उसके समस्त लोगों को। तो यहाँ लोग लिखा और यहाँ नागरिक लिखा, तो ऐसा क्यों किया? अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपकी जो क्लास है, और आपकी क्लास के बच्चों ने सबने मिलकर के एक प्लान बनाया कि हम सब नेक्स्ट मंथ में एक शिविर में जाएंगे, पिकनिक, एक कैंप आयोजित करेंगे। किस में जाएंगे? शिविर में जाएंगे, एक कैंप का आयोजन करेंगे, अगले महीने करेंगे। अब आप उसकी रूपरेखा बना रहे हो, आपने क्या लिखा कि हम सब कक्षा के विद्यार्थियों ने, मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा आप, हम सब कक्षा के विद्यार्थियों ने मिलकर यह तय किया है कि अगले महीने हम कश्मीर में एक शिविर का आयोजन करेंगे, और उस शिविर में प्रत्येक शिविरार्थी को, अब यहाँ देखिए, पहले हमने लिखा विद्यार्थी, बाद में हमने लिखा शिविरार्थी। विद्यार्थी कौन है? विद्यार्थी भी आप ही हो। शिविरार्थी कौन है? शिविरार्थी भी आप ही बनोगे। लेकिन जब आप प्लान कर रहे हो, प्लान आप कक्षा में कर रहे हो, क्लास में कर रहे हो, क्लास में प्लान करते समय आप क्या हो? विद्यार्थी। और शिविर में जाने के बाद आप क्या बन जाओगे? शिविर में रहने वाला शिविरार्थी। तो शिविर में जाने के बाद में आप क्या बनोगे? शिविरार्थी। तो प्लान करते समय आपने लिखा अपने आप को विद्यार्थी, और जो नियम बनाए वो किसके लिए बनाए? शिविरार्थियों के लिए हो आप ही। तो ऐसे ही जब हम संविधान का निर्माण कर रहे थे, उस समय हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, इसलिए संविधान बनाते समय हम क्या थे? लोग। और संविधान बनने के बाद में जो व्यवस्थाएं मिलेगी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, वो किसको मिलेगी? वो नागरिकों को मिलेगी। इसलिए हमने यहाँ पर लोग शब्द काम में लिया और यहाँ पर नागरिक शब्द काम में लिया। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। तो भारत के समस्त नागरिकों को, अब यहाँ देखिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय यानी सामाजिक आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, वो न्याय कहलाएगा। अब सामाजिक आधार कौन कौन से हैं? जाति है, धर्म है, महिला और पुरुष के आधार पर है, कोई वर्ग के आधार पर है। तो इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ में क्या किया जाएगा? न्याय। दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब
आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक आधार क्या हुए कि सबको व्यापार और व्यवसाय की पूर्णतया स्वतंत्रता होगी। तीसरा है राजनीतिक न्याय, यानी राजनीतिक आधारों पर सबके साथ में समान व्यवहार किया जाएगा। फिर प्रश्न उठता है कि राजनीतिक आधार क्या है? सभी को वोट देने का अधिकार है, जिनकी 18 वर्ष की आयु हो गई। सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, सभी को राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार है। तो कहने का मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर उसमें बात की गई है स्वतंत्रता की। ये तो न्याय की बात की गई है। न्याय की कितने प्रकार की बात की गई है? 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमारी प्रस्तावना में। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर लिखा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 शब्द है। विचारों को अभिव्यक्त करने की, यानी विचारों की अभिव्यक्ति की, विश्वास की, आप किसी में भी विश्वास रखो नहीं रखो, आस्तिक बनो नास्तिक बनो, किसी भी धर्म को अपनाओ, धर्म को परिवर्तित करो, उपासना, किसी की भी उपासना करो, पूजा पद्धति। कहने का मतलब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी का ध्यान में रखा जाएगा। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। अब एकता शब्द तो पहले से लिखा हुआ था, एकता के साथ साथ में इसमें एक नया शब्द जोड़ दिया, और अखंडता। अखंडता जोड़ा, और अखंडता के साथ साथ में और भी जोड़ना पड़ा, क्योंकि पहले एकता लिखा हुआ था और एकता के बाद में अखंडता और जोड़ना है, तो बीच में और शब्द भी जोड़ना पड़ा। तो एकता और अखंडता। अखंडता शब्द ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा। क्या जरूरत पड़ गई थी बाद में जोड़ने की? इसलिए जोड़ने की जरूरत पड़ गई थी कि भारत की एकता को बनाए रखने के लिए। अगर कोई भारत में पृथकतावादी आंदोलन चलता है या भारत का कोई क्षेत्र भारत से अलग होने की कोशिश करता है, तो वो पहले ही समझ जाए कि हमारा संविधान उसको ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता है। भारत तथा गरिमा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए है। आज दिनांक 26 नवंबर, आगे आ जाता है आपका 26 नवंबर 1949, मिति मांगसिर शुक्ला सप्तमी संवत 2006 को अंगीकृत, एकीकृत, अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। सॉरी, एकीकृत नहीं, आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत स्वीकार करते हैं, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को, और संयोग से आज 26 नवंबर ही है, तो 26 नवंबर 1949 को हमने भारत का संविधान अंगीकार किया, हमने भारत का संविधान स्वीकार किया। कुछ व्यवस्थाएं इस दिन लागू हो गई, लेकिन जो ऑथेंटिक घोषणा है, आधिकारिक घोषणा है, वो 26 जनवरी 1950, यानी भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन स्वीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अब ये प्रश्न यह उठता है कि जब 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान स्वीकार कर लिया, कुछ व्यवस्थाएं लागू कर दी, तो फिर ऐसा क्या कारण था कि संविधान को 2 महीने बाद में 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया? इसके पीछे का जो कारण है वो ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक कारण क्या है कि भारत का पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहरा करके मनाया गया था, एक प्रतीकात्मक रूप से, एक संकेतात्मक रूप से। तो उसी ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाए रखने के लिए जो 26 जनवरी 1930 का जो दिन था, जिस दिन भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, उस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का ये जो संविधान था वो संविधान लागू किया गया। अब आप देखिए, ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना संविधान जो इतना मोटा हमारा बना हुआ है, उस संविधान का एक सार, एक एक शब्द इसका इतना गहन और गंभीर अर्थ अपने आप में शामिल किए हुए हैं, इसलिए इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। प्रस्तावना संविधान का
सार है। ये मैंने आपको एक बेसिक, बहुत डीप में जाकर के नहीं, बहुत ही बेसिक सी बात भारत के संविधान की प्रस्तावना को बेसिक आधार पर समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।